हाँ बेटा, आज अपन पढ़ेंगे बेटा विद्युतदर्शी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे बेटा? विद्युतदर्शी। तो नेक्स्ट टॉपिक डाल लो। विद्युतदर्शी। देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं विद्युतदर्शी होती क्या है। ठीक है बेटा, तो विद्युतदर्शी क्या होती है? एक ऐसा उपकरण होता है। विद्युतदर्शी क्या होती है? एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और प्रकृति को क्या किया जाता है बेटा? ज्ञात किया जाता है कि वस्तु पे कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है। ठीक है, उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युतदर्शी का। तो लिखो बेटा, यह एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति व प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है बेटा, यानी आपसे पूछा जाए विद्युतदर्शी क्या होती है, तो एक ऐसा उपकरण होता है जिसकी सहायता से किसी वस्तु पर आवेश की उपस्थिति और प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। उपस्थिति का मतलब कौन सा आवेश है, धनावेश है या ऋणावेश है, उसका पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विद्युतदर्शी का। नीचे एरो लगा के लिखो बेटा, यह उपकरण अत्यधिक संवेदी होता है। यह उपकरण अत्यधिक संवेदी होता है। यह उपकरण अत्यधिक संवेदी होता है। ठीक है बेटा, अत्यधिक संवेदी का मतलब है जैसे ही इसको आवेश दिखता है वैसे ही ये क्रिया करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है बेटा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है कि ये उपकरण अत्यधिक संवेदी होता है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट डालो नीचे बनावट। इसलिए बेटा ध्यान देना है। बनावट में क्या होता है बेटा? इसमें एक कांच का क्या होता है बेटा? जार होता है, यानी कांच का एक बर्तन होता है। ये कांच का एक क्या होता है बेटा? एक जार होता है। कांच का एक जार हो तो बर्तन हो तो एक ही बात है, जिसमें क्या होती है बेटा? एक धातु की छड़ी यानी धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। बेटा, एक धात्विक छड़ी क्या होती है? ऊर्ध्वाधर लगी होती है। अब ये डटे कैसे बेटा? नहीं डट पाएगी, इसलिए इसको क्या किया जाता है? जो जार का ऊपरी सिरा होता है उसको किससे? कांच से क्या कर दिया जाता है बेटा? बंद कर दिया जाता है। कांच से क्या कर दिया जाता है? ऊपरी सिरे को बंद कर दिया जाता है ताकि छड़ी हिले डुले नहीं। ठीक है बेटा, और इसके निचले सिरे पर क्या लगा दी जाती है बेटा? 2 सोने की पत्तियां। निचले सिरे पर क्या लगा दी जाती है? 2 सोने की पत्तियां, यानी 2 स्वर्ण पत्तियां लगा दी जाती है। ठीक है बेटा, निचले सिरे पर 2 स्वर्ण पत्तियां, जबकि जार के ऊपरी सिरे को किससे बंद किया जाता है? कांच से। और इस छड़ पर एक समान रूप से क्या फैला होता है बेटा? धनावेश। इस छड़ पर एक समान रूप से क्या फैला होता है? धनावेश, यानी धनावेश वितरित होता है। ठीक है बेटा, और यहाँ पर एक वस्तु को रखा जाता है जिस पर अपने को आवेश की उपस्थिति का पता करना है कि वस्तु पर कौन सा आवेश है। उसका पता करने के लिए छड़ के समीप क्या रखी जाती है बेटा? एक वस्तु। ठीक है, देखो बेटा, यह अपना क्या है? कांच का जार। ये क्या है? कांच का जार। ये क्या है बेटा? अपनी धात्विक छड़। धात्विक छड़। ठीक है बेटा, ये अपना क्या है? यहाँ पर तार। ठीक है बेटा, और ये क्या है? स्वर्ण पत्तियां। ठीक है बेटा, तो ये इसकी क्या होती है? बनावट की इसमें क्या होता है? कांच का एक जार होता है जिसमें एक धात्विक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। ठीक है, जार के ऊपरी सिरे को कांच से बंद कर दिया जाता है, जबकि छड़ के निचले सिरे पर क्या लगी होती है? 2 स्वर्ण पत्तियां लगी होती है, और छड़ पर एक समान रूप से क्या फैला होता है बेटा? धनावेश। ठीक है, तो लिखो इसमें। पहले एक काम करो, ये डायग्राम बनाओ।
बेटा सभी का। आगे लिखो इसमें, देखो बेटा इसमें कांच का एक जार होता है, इसमें कांच का एक जार होता है, जार होता है जिसमें एक ऊर्ध्वाधर छड़, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर छड़ लगी होती है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर छड़ लगी होती है, जिसमें एक ऊर्ध्वाधर छड़ लगी होती है। जार के ऊपरी सिरे को, जार के ऊपरी सिरे को, जार के ऊपरी सिरे को कार्क से, जार के ऊपरी सिरे को कार्क से बंद कर दिया जाता है। जार के ऊपरी सिरे को कार्क से बंद कर दिया जाता है। बंद कर दिया जाता है। छड़ के निचले सिरे पर, छड़ के निचले सिरे पर, छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। छड़ के निचले सिरे पर दो स्वर्ण पत्तियां लगी होती है। लगी होती है तथा छड़ पर एक समान रूप से, तथा छड़ पर एक समान रूप से, तथा छड़ पर एक समान रूप से धनावेश वितरित होता है। छड़ पर एक समान रूप से धनावेश वितरित होता है। ठीक है बेटा, तो इसकी बनावट क्या होती है बेटा, इसमें एक कांच का जार होता है, ठीक है, जिसमें एक धात्विक छड़ या एक छड़ ऊर्ध्वाधर लगी होती है। जार का ऊपरी सिरा कार्क से बंद होता है, जबकि निचले सिरे पर, छड़ के निचले सिरे पर क्या लगी होती है, दो स्वर्ण पत्तियां। ठीक है, और छड़ पर एक समान रूप से क्या होता है बेटा, धनावेश वितरित होता है। आगे डालो बेटा कार्यविधि। कार्यविधि देखो बेटा कैसे ये कार्य करता है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है बेटा, इस धात्विक छड़ के समीप क्या लाया जाता है, किसी भी वस्तु को लाया जाता है, और वस्तु को पास में लाने से, किसके पास में लाने से, छड़ के पास में लाने से यदि ये स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाए, फैल जाए। ठीक है बेटा, छड़ के पास में लाने से, वस्तु को छड़ के पास में लाने से यदि स्वर्ण पत्तियां फैल जाए तो वस्तु पर कौन सा आवेश उपस्थित होगा, धनावेश। कौन सा आवेश उपस्थित होगा, धनावेश। यदि स्वर्ण पत्तियां क्या हो जाए, सिकुड़ जाए तो वस्तु पर कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। और यदि स्वर्ण पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु कैसी होगी, उदासीन। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ठीक है बेटा, ऐसा क्यों होता है तो समझना। इस वस्तु पर यदि धनावेश है तो धनावेश को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये जो छड़ का धनावेश है वो इसके धनावेश से प्रतिकर्षित होकर दूर भगेगा, यानी नीचे की ओर गति करेगा। नीचे की ओर गति करेगा तो स्वर्ण पत्तियों पर दाब बढ़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा आवेश आके कहां पर एकत्रित हो जाएगा, यहाँ पर, जिससे स्वर्ण पत्तियों पर दाब बढ़ेगा। दाब बढ़ेगा तो पत्तियां क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। ठीक है बेटा, तो यदि स्वर्ण पत्तियां फैल जाए तो वस्तु पे कौन सा आवेश होगा, धनावेश। यदि स्वर्ण पत्तियां सिकुड़ जाए, ठीक है, तो कौन सा आवेश होगा, ऋणावेश। क्यों होगा, क्योंकि ऋणावेश धनावेश को क्या करेगा बेटा, आकर्षित, और आकर्षित करेगा तो यहां से जो नीचे का धनावेश है वो कहां पर जाएगा, ऊपर। तो पत्तियों पर से दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ने के कारण ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। ठीक है, तो लिखो बेटा, जब किसी वस्तु को धात्विक छड़ के समीप लाया जाता है, जब किसी छड़ को धात्विक जब किसी वस्तु को धात्विक छड़ के समीप लाया जाता है, समीप लाया जाता है
और समीप लाने से यदि स्वर्ण पत्तियां फैल जाए, समीप लाने से यदि स्वर्ण पत्तियां फैल जाए तो वस्तु पर धनावेश उपस्थित है। स्वर्ण पत्तियां फैल जाए तो वस्तु पर धनावेश उपस्थित है, वस्तु पर धनावेश उपस्थित है। और यदि स्वर्ण पत्तियां सिकुड़ जाए, और यदि स्वर्ण पत्तियां सिकुड़ जाए तो वस्तु पर ऋणावेश उपस्थित है, तो वस्तु पर ऋणावेश उपस्थित है, तो वस्तु पर ऋणावेश उपस्थित है। और यदि पत्तियां अपरिवर्तित रहे तो वस्तु उदासीन है। क्लियर है बेटा सभी का ये टॉपिक? ठीक है। यदि धात्विक छड़ के समीप किसी वस्तु को लेके आए, वस्तु को लाने से यदि स्वर्ण पत्तियां क्या होते हैं, फैल जाए तो वस्तु पे धनावेश उपस्थित है, पत्तियां सिकुड़ जाए तो वस्तु पे ऋणावेश है, और यदि पत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं हो तो वस्तु क्या है बेटा, उदासीन है। क्लियर है सभी का? नेक्स्ट टॉपिक डालो बेटा विद्युत फ्लक्स से। बेटा नेक्स्ट टॉपिक डालो विद्युत फ्लक्स से। देखो बेटा विद्युत फ्लक्स क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोला जाता है, विद्युत फ्लक्स। ठीक है बेटा, जैसे इस बोर्ड पे अपना विद्युत क्षेत्र फैला हुआ है, इसमें मैंने ये कोई भी पृष्ठ की कल्पना कर ली, पृष्ठ मान लिया, तो इसके लंबवत जितनी भी बल रेखाएं गुजरेगी उन बल रेखाओं की संख्या ही किसके बराबर होगी, फ्लक्स के बराबर। ठीक है, तो लिखो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है बेटा, यानी जो लंबवत गुजरेगी उन्हीं की संख्या विद्युत फ्लक्स में सम्मिलित होगी, जो लंबवत नहीं गुजर रही उनकी संख्या को विद्युत फ्लक्स में सम्मिलित नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, या लगा के इसकी सेकंड डेफिनेशन लिखो विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई व अल्पांश क्षेत्रफल ds वेक्टर के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से दर्शाते हैं, अर्थात देखो बेटा सब इधर ध्यान देना, या आपका मान लो कोई भी पृष्ठ है बेटा, या आपका कोई भी पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल हमेशा पृष्ठ के तल के लंबवत होता है, यह अपना पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया ds वेक्टर, और मान लो इस दिशा में अपना क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र। ठीक है बेटा, इस दिशा में क्या लग रहा है, विद्युत क्षेत्र। दोनों के मध्य जो कोण है वो कितना है बेटा, थीटा। दोनों के मध्य कोण कितना है, थीटा। तो यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा बेटा, तो अपन ने क्या पढ़ा कि जो फ्लक्स होता है वो किसके बराबर होता है बेटा, विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के बराबर। दो प्रकार का गुणनफल होता है बेटा, एक तो अदिश गुणनफल, ठीक है, और एक होता है बेटा सदिश गुणनफल। एक तो अदिश गुणनफल और दूसरा क्या होता है बेटा, सदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल को किससे दर्शाया जाता है, डॉट से। अदिश गुणनफल को किससे दर्शाया जाता है, डॉट से। और इस डॉट को जब दो सदिश राशियों के मध्य से डॉट को हटाया जाता है तो क्या लगाया जाता है बेटा, कोस थीटा। ठीक है, या कोस थीटा को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, डॉट। ठीक है बेटा, और हमेशा सदिश राशियों के मध्य ही लगता है, जबकि सदिश गुणनफल को किससे दर्शाया जाता है, क्रॉस से। और जब
बेटा। ठीक है, बात आई बेटा अदिश गुणनफल होता क्या है। तो अदिश गुणनफल क्या होता है, ऐसा गुणनफल जिसमें जो राशि प्राप्त हो वो कैसी आनी चाहिए, अदिश। ठीक है बेटा, जो भी राशि अपने को रिजल्ट जो भी मिल रहा है वो कैसा आना चाहिए, अदिश, तब तो वो क्या कहलाएगा, अदिश गुणनफल। और यदि अपना रिजल्ट कैसा आ जाए बेटा, सदिश, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, सदिश गुणनफल। तो देखो बेटा अपन पढ़ रहे थे क्या, फ्लक्स। ठीक है, और फ्लक्स अपन ने पढ़ा क्या होता है बेटा कि विद्युत क्षेत्र और अल्पांश क्षेत्रफल का क्या होता है, अदिश गुणनफल। तो विद्युत क्षेत्र को किससे दर्शाते हैं, वेक्टर ई से, और अल्पांश क्षेत्रफल को किससे दर्शाते हैं, ds वेक्टर से। ठीक है बेटा, वो दोनों का अदिश गुणनफल लेना है, इसका मतलब दोनों के मध्य क्या लगाना है बेटा, डॉट। दोनों के मध्य क्या लगाना है, डॉट। तो ये क्या होगा, अदिश गुणनफल। तो अपने पास क्या प्राप्त होगा बेटा, फ्लक्स, यही प्राप्त होगा। लेकिन ध्यान दो बेटा ये क्षेत्रफल कैसा है, अल्पांश। अल्पांश का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल है, तो फ्लक्स भी कैसा आएगा बेटा, छोटा सा आएगा। अल्पांश क्षेत्रफल के कारण फ्लक्स का मान भी क्या होगा, अल्पांश। कोई दिक्कत बेटा, लेकिन अपने को तो क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है, पूरे पृष्ठ के कारण फ्लक्स निकालना है। ये तो अल्पांश के कारण आया, अपने को टोटल फ्लक्स के कारण क्या निकालना है, कुल फ्लक्स निकालना है। तो इसका क्या कर दो बेटा, समाकलन। तो कुल फ्लक्स के लिए क्या कर दोगे, कुल फ्लक्स के लिए समाकलन करने पर ठीक है बेटा, कुल फ्लक्स निकालना है, इसलिए इसका क्या कर दो बेटा, समाकलन। ठीक है, इधर भी समाकलन होगा और इधर भी क्या होगा बेटा, समाकलन। तो इधर को समाकलन डी फाई ई, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन वेक्टर ई डॉट ds। यही होगा क्या, एक बार इस डायग्राम को बना लो बेटा, इस डायग्राम को बना लो, आधार में लगा के ये लिख लो। आगे चलो, देखो बेटा इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा बेटा, डी किसका साइन होता है, अवकलन का। डी किसका साइन होता है, अवकलन का। ये किसका साइन है, समाकलन का। और अवकलन और समाकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत। तो अवकलन से समाकलन हट जाएगा, इसका मतलब केवल क्या बचेगा बेटा, आई ई। ठीक है, और बराबर में क्या बचा बेटा, समाकलन वेक्टर ई डॉट ds। ठीक है बेटा, तो अगर आपको अल्पांश क्षेत्रफल के रूप में पूछा जाए तो फ्लक्स का सूत्र क्या होता है बेटा, आई ई बराबर समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। और ये कौन से पृष्ठ के लिए लागू होता है बेटा, खुले पृष्ठ के लिए। इसके लिए लागू होता है, खुले पृष्ठ के लिए। यदि आपके पास बंद पृष्ठ हो यानी बंद आकृति हो तो उस केस में फ्लक्स का सूत्र क्या बनता है, ds के रूप में। तो आई ई ऐसे कैसे, ठीक है बेटा, ये जो समाकलन होता है वो मूल समाकलन बन जाता है। ठीक है बेटा, यानी बंद आकृति के लिए समाकलन को किससे दर्शाया जाता है, मूल समाकलन से। और आगे ऐसे कैसे बेटा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ds। ये किसके लिए लागू होगा बेटा, बंद पृष्ठ के लिए, जो आगे अपन गाउस प्रमेय में इसको पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, और ऊपर वाला किसके लिए लागू होगा बेटा, खुले पृष्ठ के लिए। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसको देखो बेटा, वापस अपन इस वैल्यू को और हल करते हैं। तो पुनः इस वैल्यू को हल करोगे तो देखो बेटा, आई ई ऐसे कैसे, समाकलन ऐसे कैसे। ठीक है, देखो बेटा, इन दोनों सदिश राशियों के मध्य से यदि डॉट हटाएं तो क्या लगेगा बेटा, cos थीटा। तो ये ई ds cos थीटा होगा क्या, बोलो बेटा, किसके सापेक्ष समाकलन करना है, जिसके साथ डी लग रहा है। ठीक है, यानी s के सापेक्ष। तो s वाली वैल्यू को छोड़कर बाकी वैल्यू क्या होगी बेटा, कांस्टेंट। तो बाकी वैल्यू को समाकलन से क्या निकालेंगे, बाहर। तो यहाँ से e भी बाहर आएगा और cos थीटा भी क्या आ जाएगा, बाहर। ठीक है बेटा, तो यहाँ से e को भी बाहर निकाल लो, cos थीटा को भी बाहर निकाल लो, एक बार उतार लो इसको, उतार लिएगा। आगे देखो बेटा, इसको वापस और हल करोगे तो आई ई ऐसे कैसे बेटा, ये समाकलन में से देखो जो जो वैल्यू कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगी। तो ई भी कांस्टेंट है और cos थीटा भी कांस्टेंट है, तो ई cos थीटा तो कहां पर आएगा बेटा, बाहर। तो समाकलन में क्या बचेगा बेटा, ds, यही बचेगा। तो d से समाकलन हट जाएगा,
बचेगा तो क्या बचेगा बेटा एस। इसका मतलब फाई ई बराबर क्या आएगा बेटा ई है कोस थीटा और इधर एस आ जाएगा और एस को इससे गुणा करोगे तो फाई ई का मान कितना आएगा बेटा ई एस कोस थीटा। ये है इधर क्या। तो अगर आपको विद्युत क्षेत्र और पूरा क्षेत्रफल दे रखा हो, अल्पांश क्षेत्रफल नहीं दिया गया हो, ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला काम में लोगे मेरा फ्लक्स का फाई बराबर ई एस कोस थीटा। ठीक है बेटा, जो फ्लक्स का कैसा रूप है अदिश रूप। ठीक है बेटा, यानी अदिश रूप में आपको राशियां दे रखी हो, वेक्टर रूप में राशियां नहीं दे रखी हो, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है जहां पर थीटा किस किस के मध्य का कोण है। बताओ बेटा, जहां थीटा वेक्टर ई व वेक्टर एस या डीएस भी लिख सकते हो, ठीक है, वेक्टर ई में वेक्टर एस के मध्य का कोण है। ठीक है बेटा, आगे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ध्यान रखना है ई और एस के मध्य के कोण को ही क्या मानोगे थीटा। आगे देखो बेटा, अगर इसका अपन सदिश रूप बनाए तो कैसे बनाओगे, तो फाई ई ऐसे कैसे, इसमें वेक्टर लगेगा क्या, नहीं लगेगा, क्योंकि फ्लक्स कैसी राशि है बेटा अदिश राशि। ई सदिश है क्या, तो इसमें क्या लगेगा बेटा वेक्टर। एस की सदिश है तो इसमें भी क्या लगेगा वेक्टर लगेगा बेटा, और दोनों के मध्य से कोस हटाना है अपने को, तो क्या लगेगा बेटा दो, ये लगेगा क्या। तो ये फ्लक्स का कैसा रूप आया बेटा सदिश रूप। कैसा रूप आया है सदिश रूप। ठीक है बेटा, तो आपके फ्लक्स के कई फॉर्मूले आ गए। अगर आपको क्षेत्रफल अल्पांश नहीं दिया गया हो, पूरा क्षेत्रफल दे रखा हो और अदिश रूप में दे रखा हो, तो आपको ये फॉर्मूला काम में लेना है। अगर सदिश रूप में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला काम में लेना है। ठीक है बेटा, उतारो नीचे एरो लगा के लिखो बेटा, नीचे एरो लगा के लिखो, यह एक अदिश राशि है। कौन बेटा फ्लक्स। ठीक है, तो फ्लक्स एक कैसी राशि है बेटा अदिश राशि, अर्थात फ्लक्स की कोई दिशा नहीं होती है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखो, बेटा यह एक अदिश राशि है। नेक्स्ट एरो लगा के लिखो, इसका मात्रक देखो बेटा, इसका मात्रक निकालना है। सभी इधर ध्यान देना, आपने विद्युत क्षेत्र को सॉरी फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है बेटा, आपने फ्लक्स का फॉर्मूला पढ़ा बेटा कि फाई ई बराबर क्या होता है ई एस कोस थीटा, यही पढ़ा बेटा। ठीक है, देखो ई का मात्रक क्या होता है बेटा न्यूटन बटा कूलम, पढ़ा है क्या। तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन बटा कूलम, जबकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है बेटा मीटर स्क्वायर, और कोस थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब इस फ्लक्स का मात्रक क्या आया बेटा न्यूटन बटा कूलम इनटू मीटर स्क्वायर, ये है क्या। दूसरा मात्रक और निकाल सकते हैं अपन, कैसे बेटा ध्यान देना, विद्युत क्षेत्र का दूसरा मात्रक अपन ने वोल्ट बटा मीटर पढ़ा है क्या, विद्युत क्षेत्र या तीव्रता का मात्रक क्या पढ़ा है वोल्ट बटा मीटर, जबकि क्षेत्रफल का मात्रक क्या पढ़ा है मीटर स्क्वायर। बोलो बेटा, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल होगा क्या ऊपर नीचे, तो इसका मात्रक क्या बचा बेटा वोल्ट इनटू मीटर। तो इसके दो मात्रक बन गए बेटा, कौन कौन से बने। ठीक है, एक तो न्यूटन बटा कूलम इनटू मीटर स्क्वायर और दूसरा मात्रक वोल्ट इनटू मीटर। तो अगर आपको तीव्रता वोल्ट बटा मीटर में दे रखी हो तो मात्रक ये लिखना है इसका, और यदि तीव्रता न्यूटन बटा कूलम में दे रखी हो तो मात्रक ये लिखना है। ठीक है बेटा, तो लिख लेना इसका मात्रक न्यूटन बटा कूलम इनटू मीटर स्क्वायर या वोल्ट इनटू मीटर होता है। आगे डालो स्थितियां, इसकी कौन कौन सी स्थितियां संभव है। स्थितियां देखो क्या, कोस जब भी आता है तो उसकी तीन स्थितियां संभव होती
होती है और साइन जब आता है तो उसकी दो स्थितियां संभव होती है। ठीक है बेटा, कोस में क्या क्या स्थितियां ले सकते हैं अपन, जब दोनों एक ही दिशा में हों, कौन दोनों, वेक्टर ई और वेक्टर एस। अगर एक दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना होगा 0। यदि दोनों लंबवत दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना होगा 90, और दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो थीटा का मान कितना होगा 180। तो कोस में 3 स्थितियां चलती है, जबकि साइन में केवल 2 ही स्थितियां चलती है, या तो दोनों एक ही दिशा में हो या दोनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत। ठीक है बेटा, तो पहली स्थिति लिखो, पहली स्थिति लिखो बेटा, यदि वेक्टर ई व वेक्टर एस, यदि वेक्टर ई व वेक्टर एस एक ही दिशा में हो तो, ठीक है बेटा, अगर ई और एस एक ही दिशा में होंगे, या जिधर ई जा रहा है उधर ही एस जाए, तो थीटा का मान कितना होगा बेटा 0 होगा, और थीटा की जगह 0 रखोगे तो फ्लक्स का मान कितना आएगा बेटा ई एस, और कोस थीटा था तो थीटा की जगह कितना आ जाएगा 0, और कोस 0 का मान कितना होता है 1, तो रखोगे बेटा तो फाई ई ऐसे कैसे, ई एस ऐसे कैसे, और कोस 0 का मान 1 हो गया, और 1 से इसको गुणा करोगे तो फाई का मान कैसा आएगा बेटा ई एस, जो कैसा होता है बेटा अधिकतम यानी मैक्सिमम। ठीक है, यानी इस स्थिति में सबसे ज्यादा फ्लक्स प्राप्त होता है। हो गया बेटा, सेकंड स्थिति डालो, सेकंड स्थिति, यदि वेक्टर ई व वेक्टर एस एक दूसरे के लंबवत हो तो, ठीक है बेटा, यदि वेक्टर ई और वेक्टर एस एक दूसरे के लंबवत होंगे, जैसे ई इधर है तो डीएस किधर होना चाहिए, ऊपर या नीचे। ठीक है बेटा, तो ये डीएस की दिशा हो गई, ये ई की दिशा हो गई, तो दोनों के मध्य कोण कितना बना बेटा 90। ठीक है, तो जब दोनों लंबवत होंगे तो थीटा की जगह कितना आएगा बेटा 90 डिग्री, तो थीटा की जगह क्या रखोगे 90 डिग्री रखो बेटा फॉर्मूले में, तो फाई ई ऐसे कैसे, ई एस ऐसे कैसे, और कोस 90 हो जाएगा बेटा, और कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहाँ पर कोस 90 की जगह क्या रख दोगे बेटा 0, और 0 से इसको गुणा करोगे तो पूरा ही 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो जब वेक्टर ई और वेक्टर एस एक दूसरे के लंबवत होंगे उस स्थिति में कोई भी फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। ठीक है बेटा, उतारो। हो गया बेटा, थर्ड स्थिति डालो, यदि वेक्टर ई व वेक्टर एस, यदि वेक्टर ई व वेक्टर एस एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो, ठीक है बेटा, एक दूसरे के विपरीत दिशा का मतलब अगर ई इधर लग रहा है तो डीएस इधर लगना चाहिए बेटा, इधर विपरीत हो गए क्या, और विपरीत हुए तो इन दोनों के मध्य कोण कितना बना बेटा 180 डिग्री बना, तो थीटा की जगह कितना आएगा बेटा 180 रखो बेटा फॉर्मूले में, तो फाई ई ऐसे कैसे, ई ऐसे कैसे, एस ऐसे कैसे। ठीक है बेटा, और कोस थीटा की जगह कितना आ गया बेटा 180, और कोस 180 का मान कितना होता है -1, तो यहाँ पर रखोगे तो फाई ई बराबर ई एस, और इसकी जगह -1, और माइनस से गुणा करोगे तो फाई का मान कितना आ जाएगा बेटा -ES, जो कैसा होता है बेटा न्यूनतम यानी मिनिमम। फ्लक्स वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। कल इस टॉपिक के अपन न्यूमेरिकल करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक सतत आवेश वितरण क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा।